क्या ऐसा हो सकता है कि एक आत्मा ने मरे हुए लोगों के शरीर के साथ में संभोग किया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एक डॉक्टर जिसने तंत्र क्रिया की? डॉक्टर शब्द एक ऐसा है जिससे सुनते हैं हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर लोग इन चीज़ों से बहुत दूर होते हैं या इन चीज़ों के बारे में मानते ही नहीं। लेकिन क्या हुआ जब एक डॉक्टर ने ही तंत्र क्रिया की? एक डॉक्टर ने एक लड़की के साथ में इतना दर्दनाक बलात्कार किया कि एक हंसती खेलती लड़की की ज़िंदगी मौत में बदल गई। तो चलो ये किस्सा शुरू करते हैं। ये किस्सा हमारे साथ में कृतिका ने शेयर किया है। एक लड़की रहती थी एक गांव में जिसका नाम अनीता था। अनीता बचपन से ही सुंदर सुशील लड़की थी, बहुत ही सुंदर था और पूरे गांव में प्रचलित लड़की थी, बहुत सीधी, सभी के साथ में हंसना खेलना बोलना, सभी की मदद करना। ऐसी लड़की होती है तो सभी गांव वाले उसकी बातें करते हैं, पूरे गांव में वो प्रचलित होती है। अनीता एक गरीब फैमिली से थी। उसके माता पिता और वो खुद 3 जने ये परिवार में रहते थे। अनीता अपने गांव में ही अपनी स्कूलिंग कर रही थी। वो 10th क्लास में थी। अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, बहुत सी ऐसी उसमें खूबियाँ थी जिससे लोग उसकी बहुत ही तारीफ़ करते थे। उसके रिश्तेदार भी उसकी तारीफ़ करते थे, रिलेटिव सारे तारीफ़ करते थे और उसको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती थी क्योंकि वो शरीर से भी इतनी सुंदर थी कि किसी का भी मन मोह लेती थी। जब उसकी 10th कंप्लीट हुई तो वो 11th क्लास में गई। अब 11th क्लास में जाने के बाद में आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है जिसमें आप आगे की स्टडी अपनी कंप्लीट करोगे। तो स्कूल में उससे पूछा गया कि कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहोगे, मैथ लेना चाहोगे या बायोलॉजी लेना चाहोगे। तो उसने बायोलॉजी को अपना आगे का सब्जेक्ट चुना और उसने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो उससे पूछा गया डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो, तो उसने बताया कि एक बार मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी। उस टाइम पे गांव में हॉस्पिटल था, इसमें यहाँ पे इलाज हो नहीं पाया, हमें बाहर जाने के लिए बोला गया था, लेकिन उस टाइम हमारे पास में पैसे नहीं थे। हमारी ना किसी ने मदद की, ना किसी रिश्तेदार ने की, ना किसी गांव वालों ने हमारे को पैसे की मदद की। वो चीज़ें आज मेरे को अभी भी याद है और हमेशा याद रहेगी, कैसे हमने वो टाइम निकाला था। तो इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। तो उसने बायोलॉजी का अपना सब्जेक्ट ले लिया। उसने 11th की 12th की, अच्छे नंबर्स आए। उसके बाद में उसको बाहर जाना था क्योंकि उसको डॉक्टर की तैयारी करनी थी। डॉक्टर की तैयारी के लिए उसको एक इंटर्नशिप करने के लिए एक पेपर देना था। उस पेपर की तैयारी करने के लिए उसे शहर जाना था। तो उसको उसके घर वालों ने शहर में डाल दिया पढ़ने के लिए। तो उसने एक पीजी में रूम ले लिया। रूम लेने के बाद में उसने नया माहौल देखा, सभी लोग देखे बहुत अलग, क्योंकि शहर में अलग लोग रहते हैं, गांव में एक अलग तरह से रहते हैं लोग। तो उसने एक पीजी में रूम ले लिया जिसमें वो 2 पार्टनर थी। हर रूम में दो पार्टनर का सारा रूम था। उसकी जो पार्टनर थी उसके रूम में, उसका नाम था कृतिका। कृतिका भी एक अच्छी लड़की थी, लेकिन वो थोड़ी खुले विचारों वाली थी क्योंकि वो शहर में रहती थी और ये गांव की बंदी थी, गांव की लड़की थी। तो थोड़ा शर्माना, थोड़ा सा इतना खुल के ना रह पाना इसके लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पहली बार शहर में आई थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी कृतिका के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई, दोनों साथ में रहने लग गए। एक दूसरे के फैमिली में डिस्कशन किया, अपने अपने घर वालों को बताया कि ऐसी मेरी एक दोस्त है। एक दूसरे के लिए कभी घर से घर जाते तो एक दूसरे के लिए खाना पीना लेके आते। अच्छी बॉन्डिंग इनकी बन गई थी। तो अनीता का अब एक पेपर देना था जिसके लिए उसको पास करना ज़रूरी था, जिसके लिए उसे एक कॉलेज मिल जाए इंटर्नशिप करने के लिए। तो उसने जैसे वो पेपर आया उस पेपर को उसने क्लियर कर दिया और सेम उसी का कृतिका का भी वही पेपर था। दोनों ने पेपर क्लियर कर लिया और उनका एक हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया इंटर्नशिप के लिए। हॉस्पिटल ट्रॉमा हॉस्पिटल था, उसका नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है। तो वहाँ पे इनको जॉइनिंग मिल गई।
इसने अपने घर पे जाके सारी चीज़ें बताई अपने घर वाले खुश हो गए कि चलो अच्छा है, एडमिशन मिल गया इंटर्नशिप के लिए, अब बेटी डॉक्टर बन जाएगी। सारे घर में खुशखबरी हो गई। थोड़े दिन बाद में वो फिर से घर से अपने पीजी में आ जाती है, जहाँ पे वो शहर में रहती है। वहीं पे वो हॉस्पिटल है कुछ दूरी पे। तो वो और उसकी दोस्त कृतिका दोनों हॉस्पिटल में, जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग थी, जिस दिन उनको जाना था, दोनों सुबह तैयार व्यार होकर अपना चले गए। जाने के बाद में वहाँ पे नए नए लोग दिखते हैं। अनीता को थोड़ी सी वो ऐसे शर्माती है, थोड़ा सा उसको अजीब सा लगता है शहर के लोगों से बातें करना। लेकिन कई लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की को देख के लाइन मारने की कोशिश करते हैं। कई लड़के जो बिगड़े हुए होते हैं। बाय चांस ही ऐसा लड़के आपको हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते मिलेंगे, बाकी इंटेलिजेंट लड़के मिलेंगे। पर ये जो एक दो लड़के ऐसे होते हैं जो कि पैसे वाले होते हैं, किसी पॉलिटिशियन के बच्चे होते हैं, तो जैक शैक लगा के ये अपना इंटर्नशिप में एडमिशन करवा लेते हैं। तो ऐसे ही एक दो लड़के थे जो उसको गलत नज़रों से देखते थे, उसको छेड़ते थे, जाती को आती को, उसको कुछ उल्टा सुल्टा बोलते थे कि ये तो सलवार सूट पहनती है, इतनी खूबसूरती को छुपा रखा है, शॉर्ट्स पहनो, ऐसे वैसे कुछ बोलते थे। और अनीता ऐसी लड़की थी कि वो रो देती थी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों पे। ऐसे धीरे धीरे उनका टाइम निकलने लग गया। उन्होंने क्लास में लेक्चर शुरू किया, सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उनको जो उनके टीचर्स होते थे वो नए नए प्रैक्टिकल करवाते, जैसे कि किसी मरी हुई बॉडी पे उनको बताते ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, बॉडी को काट के दिखाते। सारी चीज़ें चलती थी। धीरे धीरे इन लोगों का अपने क्लासरूम में एक ग्रुप बन गया, जिसमें 5-6 लड़के हो गए, 3-4 लड़कियाँ हो गई, आपस में अच्छे दोस्त बन गए। दोस्त बनने के बाद में इनका थोड़ी आपस में बातें होती और इनका टाइम ठीक निकलने लग गया, समय कटने लग गया। थोड़ी अनीता भी खुलने लग गई। एक दिन सभी बैठे थे फ्री और हॉस्पिटल की 2 दिन की जो स्टूडेंट हैं इंटर्नशिप कर रहे हैं, इनकी 2 दिन की छुट्टी थी। तो इन लोगों ने आपस में प्लान बनाया सभी ने कि क्यों ना हम नाइट आउट पे चलें। 2 दिन की छुट्टियां हैं, कोई काम तो है नहीं, नाइट आउट करते हैं। सभी ने आपस में प्लान बनाया और सभी ने हाँ कर दी। लेकिन अनीता ने कहीं ना कहीं मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती, मेरे घर वाले एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। तो सभी ने उसके साथ में ज़िद किया कि तुम बात करो एक बार घर पे। तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, फ़ोन करके अपनी माँ से बोली कि माँ ऐसी ऐसी बात है, ये लोग सब नाइट आउट पे जाना चाहते हैं घूमने के लिए, आप बोलो तो मैं भी चली जाऊँ। तो उसकी माँ ने ही बोला कि देख लो बेटा, तुम्हारी इच्छा है, जाओ तो चले जाओ, ना जाओ तो मत जाओ। तो कहीं ना कहीं अनीता ने भी सोचा कि ठीक है यार, एक बार चल के देखते हैं। कभी आज तक ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया, कभी एंजॉय नहीं किया। तो अनीता ने भी उस चीज़ के लिए सारे दोस्तों को हाँ कर दिया कि ठीक है, अपन नाइट आउट पे चलेंगे। सभी ने अपनी तैयारी वैयारी की, कुछ ड्रिंक्स वगैरह, बियर वगैरह डाल ली और अपना जो भी खाने पीने का सामान है वो डाल के, और सभी ये लेट इवनिंग को सारे गाड़ी में बैठ के निकल गए सारे दोस्त। 3-4 लड़के थे, 3-4 लड़कियाँ थी, सारे बैठ के गाड़ी में और निकल गए। अब इनको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। अपने को एक तरीके से इस ट्रिप को एडवेंचर बनाना चाहते थे, जंगल की तरफ ये गाड़ी को अपनी ले गए। ले जाने के बाद में आगे बढ़ते रहे। अनीता ने इनको बोला भी अब बहुत अंदर आ चुके हैं जंगल के, अब अपन यहीं पे रुक जाते हैं, अपना जो भी खाना पीना है या यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा अंदर जाना अच्छी बात नहीं है, रिस्की हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत लड़कों ने ड्रिंक कर ली थी पहले से ही, ये नहीं माने और जंगल के अंदर तक ले जाते रहे गाड़ी को। एक जगह पे जाके रास्ता बंद हो गया, आगे जाने का रास्ता नहीं बचा, तो इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। वहीं पे अपना कोई छोटा मोटा टेंट सा लगाया इन्होंने और वहीं पे सारे जने बैठ गए। बैठने के बाद में सारे लड़के और लड़कियां ड्रिंक करने लग गए, लेकिन अनीता ने ड्रिंक नहीं की। सभी लोगों ने इसके साथ में भी ज़िद किया कि थोड़ी बहुत तू भी ड्रिंक ले ले, बियर ले ले, इससे कुछ नहीं होता, कोई नशा वशा नहीं होता, इन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत ले ले। तो उनके ज़िद करने पे अनीता ने भी थोड़ी सी बियर पी ली, ड्रिंक कर लिया। ये गलती उसने कर दी। थोड़ी देर बाद में ये जैसे ही ड्रिंक कर रहे थे तो इनके एक दोस्त की
एक लड़के की नज़र पड़ती है कि थोड़ी दूर आगे एक चिता जल रही है, एक शमशान घाट है और वहाँ पे चिता जल रही है। तो इन लड़कों ने सभी ने प्लान बनाया, क्यों ना आज कुछ एडवेंचर करते हैं और ज़्यादा मज़ा करते हैं। सभी ने बोला क्या करना है, तो बोला उस चिता के पास में चलते हैं। एक्चुअली वो चिता वैसे जल चुकी थी, लेकिन थोड़ी बहुत जैसे नीचे जो आग रहती है, जैसे कुछ कोयले वगैरह से बच जाते हैं, लास्ट में जैसे चिता जल जाती है उसके बाद में वो आग रहती है, ऐसी थोड़ी बहुत बची हुई थी। तो इन लोगों ने बोला कि आज जो भी अपने पास में खाने पीने का सामान है इसको वहीं पे पकाते हैं, उस चिता पे। सभी इस चीज़ के लिए रेडी हो गए कि ठीक है, लेकिन अनीता ने मना किया कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है अपने लिए। लेकिन वो लोग नहीं माने कि कुछ नहीं होता, और सभी लोग ये वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाने के बाद में इन्होंने जो भी इनके पास में पकाने के लिए था उन लोगों ने पकाया। पकाने के बाद में इन लोगों ने वो चीज़ें खा ली और अनीता ने भी वो चीज़ खा ली। अब इन लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी कि ये कितना रिस्की हो सकता है, कितनी डेंजर हो सकती हैं ये चीज़ें, लेकिन इन्होंने तो कर दिया। करने के बाद में सारे वहाँ पे अपनी जो भी इंजॉय थी, इन्होंने ट्रिप इंजॉय कर ली अपनी और वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद में ये अपने शहर में आ गए, अपने अपने रूम्स पे अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन इनको कॉलेज में जाना था, हॉस्पिटल में जाना था, हॉस्पिटल में इनको दूसरे दिन एक नए सर से मिलना था, क्योंकि इनका प्रैक्टिकली शुरू होने वाली थी चीज़ें। अभी तक लेक्चर वगैरह चल रहे थे, इनको समझाया जा रहा था क्या चीज़ें क्या है। अब इनको सबको डिवाइड करना था सभी को कि कौन बच्चा कौन से रूम में रहेगा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। इसके लिए इनको एक नए टीचर से मिलना था। तो दूसरे दिन ये टाइम से उठकर हॉस्पिटल पहुँचे सभी लोग। पहुँचने के बाद में वो टीचर आने में लेट हो गए, तो ये आपस में वहीं पे जो हॉस्पिटल में हॉल था, जो रेस्ट एरिया था, वहाँ पे ये बैठ गए, उनका वेट कर रहे हैं। अचानक से एक गार्ड आता है और वो गार्ड आके इन लड़कों को और इनको सभी को बोलता है कि तुम में से अनीता कौन है। तो अनीता वहीं पे खड़ी थी, उसने बोला कि हाँ बोलिए, मैं अनीता हूँ। तो गार्ड ने बोला कि तुम्हारी शिफ्टिंग हो गई है दूसरी जगह, इनके साथ में तुम्हें नहीं रहना। हॉस्पिटल का जो पोस्टमार्टम रूम है, तुम्हारी शिफ्टिंग वहाँ हो गई है। तो ये सब हैरान हो गए कि ऐसा कैसा हो सकता है। पहली बात तो पोस्टमार्टम रूम होता है, उसमें लड़कियों का कोई काम नहीं है, लड़कियों को वैसे भी नहीं भेजते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लड़कों की ड्यूटी रहती है। दूसरी चीज़ ये कि अकेली इस लड़की को वहाँ पे क्यों भेज रहे हैं, और कोई दूसरा बंदा भी उसके साथ में नहीं है कि 2-3 जनों को भेजा जाए, अकेली अनीता को ही भेजा जा रहा है। तो थोड़ा सा इनको हैरानी हुई। अनीता का मन भी कहीं ना कहीं डर सा अंदर बस गया कि यार ये कैसे होगा, मेरी अकेली क्यों शिफ्टिंग कर दी, ऐसी कौन सी गलती हो गई मेरे से। तो उसको कुछ याद आया कि जैसे नाइट आउट पे गए थे, वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, तो उसको याद आया कि एक लड़का था इनके बीच में, रितेश नाम का। उसने ड्रिंक करके और अनीता के पीठ के पीछे बार बार हाथ लगा रहा था वो। तो अनीता ने उसको एक थप्पड़ मार दिया था, उसको डांट दिया था कि ये बदतमीजी कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा बुरा मान गया था। अच्छा, रितेश एक पॉलिटिशियन का लड़का है, बहुत पावरफुल है, पैसे वाला है। तो इसको ऐसा लगा कहीं ना कहीं उसने ही मेरा जो शिफ्टिंग है वो किसी से कहकर मेरा वहाँ पे करवा दिया है, उसने अपनी बदला लेने के लिए। सबको ऐसा ही लग रहा था। तो अब अनीता के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, या तो इंटर्नशिप करनी है तो वहाँ पे उसको जाना पड़ेगा, या फिर घर जाना पड़ेगा। तो वहाँ से वो अपने रूम पे चली गई। रूम पे जाने के बाद में वो सोचने लग गई उसी चीज़ के बारे में कि मेरा ही क्यों किया, कैसा क्या माहौल होगा वहाँ पे पोस्टमार्टम रूम में, सभी डेड बॉडी होंगी, मैं कैसे कर पाऊँगी। उसका बार बार में दिमाग काम नहीं कर रहा था, बार बार में थॉट आता कि मैं छोड़ देती हूँ। छोड़ने का थॉट आता तो सीधी उसके घर वालों की याद आती कि इतनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, घर में गरीबी है, मैं इसको दूर कर सकती हूँ। मेरे फैमिली का एक सपना था, ड्रीम था, उनकी खुशी थी, छोड़ भी नहीं सकती। बार बार में उसको ऐसा ख्याल आने लग गई। जैसे शाम को इसकी दोस्त कृतिका रूम पे आती है, उससे वो डिस्कशन करती है कि मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। तो उसकी दोस्त ने बोला देख ले, तेरे को डर वर नहीं लगता है तो चली जा।
नहीं ये मौका तो बार बार मिलेगा नहीं इंटर्नशिप के लिए, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद में एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती है, जब जाके इंटर्नशिप के लिए ये एडमिशन होता है हॉस्पिटल में। तो एक चीज़ और थी, जो कृतिका और बाकी जो लड़के लड़कियां जो भी इनके ग्रुप में थे, सबकी जो शिफ्ट थी टाइमिंग की, ये सुबह 7 बजे से 2 बजे तक वहाँ पे जाते थे अपने हॉस्पिटल में। और कृतिका की अब पोस्टमार्टम रूम में वहाँ शिफ्ट हुई है, तो इसकी है 2 बजे से रात के 9 बजे तक। टाइमिंग भी इनकी ऐसी थी, मतलब कृतिका जाएगी तब ये रूम पे रहेगी अनीता, और अनीता जब जाएगी तो कृतिका रूम पे आके रहेगी। इनकी टाइमिंग ऐसी हो गई, तो साथ में भी नहीं जा सकते ये लोग। तो एक दिन की बात है, तो इन लोगों का डिस्कशन चल रहा था आपस में, तो अनीता ने फैसला किया कि मैं करूँगी इस चीज़ को कैसे भी। वो इतनी ज़्यादा डरती भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी बस हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। तो वहाँ पे एक वार्डन जो साफ़ सफाई वाली एक महिला थी, जो काफ़ी समय से साफ़ सफाई इनकी पीजी वगैरह में साफ़ सफाई करती थी। अच्छा, ये पीजी भी हॉस्पिटल का ही था। हाँ, इनको चार्ज ज़रूर लगता था रहने का थोड़ा बहुत, लेकिन ये हॉस्टल का ही पीजी था इनका। हॉस्टल था एक तरीका, हॉस्पिटल का हॉस्टल था। खाना पीना इन लोगों का फ्री रहता था हॉस्पिटल में, इनकी कैंटीन में, हॉस्पिटल की कैंटीन में। तो वो जो वार्डन थी वो हॉस्पिटल के रूम भी साफ़ सफाई करती थी, और जो इनके हॉस्टल के रूम हैं वो भी साफ़ सफाई किया करती थी। तो इसकी थोड़ी बॉन्डिंग थी अनीता की उसके साथ में। जैसे कि मैंने बताया, ये ऐसी मनमोहक लड़की है, हर किसी के साथ बातें करना, मदद करना, तो हर किसी के साथ में इसकी बॉन्डिंग अच्छी थी। तो अनीता ने उस लेडी से पूछा कि आंटी आप ऐसे साफ़ सफाई करती हो, मेरी शिफ्टिंग पोस्टमार्टम रूम में उसमें दे दी है। तो वो महिला हैरान हो गई कि बेटा तुम्हारा वहाँ पे क्या काम है? वहाँ पे तो महिला का कोई काम ही नहीं है, लड़कियों का कोई काम ही नहीं है, वहाँ पे तो लड़कों का काम है। बाकी और पता नहीं क्या रूल है क्या नहीं है मेरे को। फिर अनीता ने बोला वो छोड़ो आंटी, आप ये बताओ कि वहाँ पे कैसा माहौल है कैसा नहीं, आप तो साफ़ सफाई करती होगी। तो उसने महिला ने बोला हाँ मैं साफ़ सफाई करती हूँ, वहाँ पे कोई दिक्कत ऐसी वैसी है नहीं, लेकिन एक पोस्टमार्टम जो पहले बंद हो गया था वहाँ पे दिक्कत थी। वहाँ पे अचानक से पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें आती थी, कुछ ना कुछ वहाँ पे गलत हरकत होती है। लेकिन जो नया पोस्टमार्टम रूम बना है अब, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मैं साफ़ सफाई करती हूँ। पहले वाले में दिक्कत थी, बाकी वहाँ पे तेरे को कोई ना कोई स्टाफ मिल जाएगा और तुम देख लेना। तो अनीता ने सोचा चलो ठीक है, कल जाके देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। दूसरे दिन जैसे ही 2 बजे उसको पहुंचना था, तो वो अपने रूम से पहले ही 1 घंटा पहले 1 बजे के समथिंग निकल गई। वहाँ से निकलने के बाद में जैसे वो हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में उसने पोस्टमार्टम जो रूम होता है उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। उस एरिया में जैसे पहुंचे तो बाहर एक गार्ड बैठा था। उस गार्ड से उसको पहले ही बता दिया गया था कि एक टीचर मिलेगा आपको जिसका नाम सुरेंद्र है, उस सुरेंद्र से आपको मिलना है। तो उसने गार्ड से पूछा कि भैया सुरेंद्र नाम के जो टीचर हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? तो गार्ड ने बोला कुछ नहीं, सिर्फ इशारा किया, हाथ से इशारा किया कि उस तरफ, बोला कुछ नहीं। तो वो उसको भी थोड़ा हैरानी हुई कि बोल क्यों नहीं रहा, अनीता को भी हैरानी हुई। लेकिन वो अंदर से गेट खोल के रूम का और अंदर जैसे ही गई तो सारा ठंडा माहौल, बहुत अजीब सी वाइब आ रही है उसको, अजीब अजीब अंदर से मन बेचैन हो रहा है, बेचैनी सी उसको हो रही है। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी तो उसको एक रूम साइड में दिखा जो बंद था, जिसमें से अलग सी गंध सी आ रही है। थोड़ी आगे और बढ़ी, एक रूम और आया जिसमें पता नहीं अजीब सी गंध सी आ रही थी। थोड़ी आगे गई तो वो एरिया आया जहाँ पे जो बर्फ़ की जो सिल्लियाँ होती हैं जिसके अंदर बॉडी को रखा जाता है, मरे हुए लोगों की बॉडी को रखा जाता है, वो एरिया आ गया। उसके बाद में एक आता है हेल्प केबिन, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, एक आगे रूम बना हुआ था जिसमें लिखा था हेल्प केबिन। वहाँ पे वो पहुँची, वहाँ पे एक लड़का बैठा था। उससे उसने पूछा अनीता ने कि सुरेंद्र सर कहाँ मिलेंगे? तो उसने भी कुछ नहीं बोला, बस इशारा किया हाथ से कि उस तरफ जाओ। वो हैरान हो रही थी कि ये लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, सारे चुपचाप क्यों हैं। तो जैसे ही वो उस दिशा में गई, उस लड़के ने जैसा बताया था इशारे से, तो सीधा जाने के बाद में आगे लिखा हुआ था, मेन रूम के बाहर ही लिखा हुआ था कि सुरेंद्र, और ऊपर लिखा हुआ था ऑफिस। तो जैसे वो रूम के अंदर गई,
अंदर जाने के बाद में एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र करीबन 45 साल के आसपास लग रही थी। तो अनीता ने बोला कि सुरेंद्र सर। तो सामने से उसने बोला कि अनीता हो गया तुम? तो उसने बोला यस। बोलो ठीक अनीता, आज से तुम्हारी जो ड्यूटी है मेरे पास में रहेगी, तुम मेरे साथ सीखोगी। उसने पहले से कुछ औजार ले रखे थे अपने हाथों में, जैसे कि पोस्टमार्टम करने के लिए जो चीज़ें काम में आती हैं वो चीज़ें उसने ले रखी थी। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से रेडी है, किसी का पोस्टमार्टम करने के लिए जा रहा है। तो उसने ज़्यादा बातें नहीं की अनीता के साथ में। अनीता को बोला देखो मेरे साथ में चलो, सारी चीज़ें देखो, मैं जो भी करता हूँ उस चीज़ों को फॉलो करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा सीखो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ, उस दिन शायद तुम्हें अकेले को पोस्टमार्टम करना पड़े। तो इसलिए मेरे को कोई भी गलती नहीं चाहिए। और दूसरी सबसे मेन चीज़, टाइम से आना, टाइम से जाना। 2 बजे मेरे को यहाँ पे तुम चाहिए और 9 बजे के बाद में तुमको जाना, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में। मेरे साथ रहना है तो रूल्स के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। और अगर तुम्हें डर लगता है इन चीज़ों से तो तुम अभी घर पे जा सकती हो अपने छोड़ के। अगर डर नहीं लगता तुम मेरे साथ आ सकती हो और जैसा मैं करता हूँ उन चीज़ों को फॉलो करो। तो उसने बोला कि नहीं सर मेरे को डर नहीं लगता, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो ठीक है, उसने बोला ठीक है तुम मेरे पीछे चलो। तो वो जैसे ही चलने लगा उसके साथ साथ चलने लग गई। वो जैसे ही एक रूम आया तो अनीता ने बोला कि सर इस रूम से गंध आ रही है, इसके अंदर क्या ऐसा बंद है ये? तो सुरेंद्र ने बोला कि देखो इस रूम को देखना तुम्हारा काम नहीं है, मैंने अभी तुमको बोला कि जैसा मैं करूं वैसा तुमको फॉलो करना है, जैसा मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना है, और बाकी इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, ये रूम किसका है किसका नहीं है इन चीज़ों में तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे करके वो आगे चलने लग गया और वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। दूसरा कमरा आता है जिसमें से गंध आ रही थी, लेकिन अनीता ने इस बार पूछा नहीं। उसके बाद वो अंदर ही रह गई कि नहीं पूछना यार, इनका बिहेवियर थोड़ा रूड सा लगता है, तो उसने कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद में वो वहीं पे पहुंच गए जहाँ पे डेड बॉडियाँ जो मैंने बताया था अभी, जिसमें वो बर्फ़ के अंदर वो रहती हैं सिल्लियाँ सी, जिसको मतलब एक तरीके से खींच के बाहर निकालते हैं, वहाँ वो पहुँच गए उस रूम में। तो वहाँ पे पहुँचे तो पहले से ही एक बेड पे एक डेड बॉडी पड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी पोस्टमार्टम के लिए आई है। तो वहाँ पे पहुँच के सुरेंद्र ने बोला अनीता देखो अब मैं क्या करता हूँ उसको ध्यान से देखो और ध्यान से समझना। तो उसने एक हथौड़ी टाइप से, एक सुरेंद्र ने हथौड़ी ली और एक कील टाइप में कुछ लिया नुकीला सा, और उसके सर पे माथे के ऊपर रख के हथौड़ी से मारी तो उसका जो सिर का हिस्सा वो खुल गया। फिर उसने एक चाकू सा लिया जिससे छाती से लेके और पेट तक उसने चीरा लगाया और अंदर से कुछ पार्ट शरीर का निकाला और उसको एक डब्बे में डाल के पैक कर दिया और वो अनीता को पकड़ा दिया कि ये पकड़ो तुम। अनीता के हाथ कांपने लग गए, पहली बार उस चीज़ को देख रही है, डर लग रहा है उसको। फिर उसने वो बॉडी कैसे न कैसे करके उसमें कैबिन में अंदर डाल दी और दूसरी बॉडी निकाली। अनीता की मदद भी ली उसने। दूसरी बॉडी के साथ भी सेम उसने यही प्रोसेस किया, उसको चीरा फाड़ा, उसमें से कुछ पार्ट पोस्टमार्टम के लिए निकाला, बाकी उसको सील के वापस कैबिन में रख दिया। तो पार्ट जो निकाले थे वो दोनों अनीता को पकड़ा दिए एक डब्बे में पैक करके और उसको बोला चलो अब ऑफिस में चलो अंदर। ऑफिस में जाके उसने बोला कि ये पार्ट यहाँ पे रख दो। वहाँ पे अनीता ने वो पार्ट रख दिए। अब अनीता को उसने एक फ़ाइल दी, फाइल दे के बोला इस फाइल को पढ़ो और इसमें जो जो लिखा है सारी चीज़ें सीखो समझो, क्योंकि ये तुम्हें अभी अकेले को भी कभी ना कभी मैं छोड़ सकता हूँ, मैं बातें करके किसी से तुमको अकेले को भी ड्यूटी दे सकता हूँ जिस दिन मैं ना आ पाऊँ। तो इन सारी चीज़ों को सीखो, पढ़ो ध्यान से। तो अनीता ने उस फाइल को देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि कैसे क्या होता है, कैसे पोस्टमार्टम होता है, कौन से अंग कहाँ पे हैं, क्या नाम है, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो अनीता ने बोला कि सर यहाँ पे तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, इसको नहीं सीख पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे तो आप बार बार में आप बुलाओगे या और भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसको मेरे रूम पे ले जाऊँ, वहाँ पे जाके इसको पढ़ लूँ, मेरे को अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगा। तो सुरेंद्र ने भी हाँ कर दिया कि ठीक है तुम रूम पे लेके जा सकती हो, जाते वक्त इसको ले जाना। अभी इसको जो लाइब्रेरी सी बना रखी थी उसने एक बॉक्स बना रखे थे जिसमें बहुत सारी फाइल वगैरह थी, बहुत सारी किताबें बुक थी, तो उसने वहाँ वापस उसको रख दिया और बोला कि जाते वक्त तुम यहाँ से ले जाना।
तो जैसे ही रात के 9 बजते हैं, 9 बजने के बाद में सुरेंद्र ने बोला कि तुम इसको ले जाओ फाइल को और जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया। तो उसने वही फाइल अनीता ने ली और वहाँ से निकल गई और रूम पे पहुँच गई। रूम पे पहुँचने के बाद में उसने कृतिका से मिली, खाना पीना खाया, आपस में बात की। तो कृतिका ने बोला कि कैसा रहा तुम्हारा दिन? तो अनीता ने बोला कि कुछ खास नहीं रहा यार, बड़ी अजीब सी जगह है, ऐसी वैसी, बहुत कुछ ऐसी गंध आ रही थी, मेरे से तो देखा नहीं गया, बहुत दिल को कठोर करके मैं आज का दिन मैंने काटा है। लेकिन सुरेंद्र ठीक है इंसान, सुरेंद्र सर अच्छे हैं, इतना वो बुरा नहीं है। लेकिन कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था कि उनकी कहीं ना कहीं गलत नज़र मेरे ऊपर है। कई बार उनकी नज़र मेरी चेस्ट पे जा रही थी, मेरे प्राइवेट पार्ट पे जा रही थी, लेकिन हो सकता है शायद मेरे को ऐसा लग रहा हो। तो कृतिका ने बोला कि टेंशन मत ले, सारे काम हो जाएंगे सही, 1-2 दिन में, ये अजीब लगता ही है। तो थोड़ी देर में अनीता ने वो फाइल अपनी खोली कि मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि सुरेंद्र सर ऐसे हैं थोड़े स्वभाव के, उन्होंने बोला है कि रूल के अकॉर्डिंग चलना है, तो मैं देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ इसको। तो जैसे उसने वो फाइल खोली, उस फाइल में अजीब सी फ़ोटो थी, अजीब कुछ लिखा था, जैसा वहाँ पे था हॉस्पिटल में वो कुछ भी ऐसी उसमें कोई चीज़ नहीं लिखी हुई थी। उसमें देखा, उसमें कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसमें सुरेंद्र सर हैं, वो बिल्कुल नंगे हैं, और वो जो मरी हुई बॉडीज़ हैं उनके साथ वो संभोग कर रहे हैं, ऐसी फ़ोटोज़ उसमें थी। अलग अलग बॉडीज़ के साथ में अलग अलग पोजीशन में संभोग करते की फ़ोटो थी, और उसमें कुछ लिखा हुआ था कि मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं मरे हुए लोगों की बॉडी के साथ में संभोग करता हूँ, अलग अलग पोजीशन में करता हूँ, मैं तंत्र क्रिया भी करता हूँ। एक शैतान है जिसकी मैं साधना करता हूँ, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, वो मेरे को जैसा बोलता है मैं वैसा करता हूँ। उसमें ये सारी चीज़ें लिखी थी। वो ये देख के बिल्कुल डर गई कि ये क्या है। उसने कृतिका को ये सारी चीज़ें बताई, उसने दिखाई फ़ोटो को। फिर उन्होंने थोड़ी देर डिस्कशन किया आपस में, दोनों डर गए, उनके अंदर एक भय आ गया कि ये चीज़ क्या है, कैसी है। थोड़ी देर बाद में उनको लगा कि शायद ये गलत फाइल ले आई हूँ मैं, अनीता को लगा। और मेरे को वो सारी चीज़ें देखनी भी थी जो उन्होंने, सुरेंद्र सर ने बोला था कि तुम्हें ये पढ़ के आना है। वो सारी चीज़ें अगर मैं बिना पढ़े गई, कल वो मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। उनका बिहेवियर ऐसा है कि मेरे को वो शायद इंटर्नशिप से यहाँ से निकाल देंगे। अब वो इस चीज़ को इग्नोर मारे कि उस फाइल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्या चीज़ें वो कर रहे हैं। वो सिर्फ यही सोच रही है कि मैं गलत फाइल ले आई और मेरे को वो फाइल दूसरी है वो लानी पड़ेगी। तो उसने कृतिका को बोला कि कृतिका यार, अपने को हॉस्पिटल में चलना पड़ेगा, मेरे को वो फाइल किसी भी हालत में लानी पड़ेगी, मेरे को वो पढ़नी पड़ेगी, नहीं मैं दूसरे दिन क्या जवाब दूंगी। तो कृतिका ने बोला देखो यार, इतना तेरा जैसे तूने बताया इतना डर का माहौल है वहाँ पे, मेरी जाने में थोड़ी सी फट रही है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, लेकिन मैं बाहर खड़ी होंगी, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। तो अनीता ने बोला चलो ठीक है, तुम बाहर खड़ी हो जाना, चलो मेरे साथ में। तो वो अपने रूम से निकले। रूम से निकलने के बाद में जैसे वो हॉस्पिटल में पहुँचे, हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में उन लोगों ने देखा कि एक लड़का, जो पहले जो गार्ड अंकल थे वो नहीं है, एक नया लड़का है जो वहाँ पे बाहर गार्ड के रूप में खड़ा है। तब उसके सामने से जा नहीं सकते क्योंकि सुरेंद्र सर ने बोल दिया था पहले ही, ना तो टाइम से पहले आना है, ना टाइम के बाद में, ना टाइम से पहले जाना है, और दूसरे किसी बंदे को तुम यहाँ पे लेके नहीं आ सकती। तो ऐसे तो उस गार्ड के सामने से वो जा नहीं सकती। उस गार्ड को उसने ध्यान से देखा, गार्ड बिल्कुल नशे में था, वो लड़का था जो भी, वो उसने शराब वराब पी रखी थी। कहीं ना कहीं उस गार्ड की नज़र पड़ती है इन लड़कियों पे कि बाहर लड़कियां खड़ी हैं। तो ये बाहर आता है, बाहर आके इनको पूछता है कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रही हो। तो इन्होंने बोला हम तो ऐसे ही टहल रही हैं। तो वो लड़का थोड़ा बदतमीज़ था, उसकी नीयत कहीं ना कहीं ख़राब थी। अनीता को देख के बोला कि यहाँ पे बाहर क्यों टहल रही हो, अंदर आ जाओ, अंदर तुम्हें एंजॉय करवाता हूँ, बाहर क्या रखा है। वैसे वैसे वो बातें करने लग गया। तो अनीता ने कृतिका को बोला कि चलो यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये बदतमीजी से बात कर रहा है, और वो वहाँ से थोड़ी दूर साइड में जाकर रुक गई।
जैसे थोड़ा समय बीता, उन लोगों ने फिर से वहाँ पे आके देखा तो वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। वहाँ पे उन लोगों को दोबारा वो लड़का नहीं दिखा। तो इनको लगा शायद वो कहीं बाथरूम करने गया है, साइड में गया है, यही अच्छा मौका है, अपन जल्दी से फटाफट अंदर जाके वो फाइल ले आते हैं। तो अनीता ने बोला कृतिका से कि तू यहीं रुक जा, मैं अंदर जाके वो फाइल ले आती हूँ। तो कृतिका ने बोला कि जब मैं यहाँ तक आई गई हूँ तेरे साथ में, तो अंदर भी चल लेती हूँ, इतनी दूर आने का क्या फ़ायदा फिर। तो उसने बोला चलो ठीक है, चुपचाप से चलना है। दोनों उन्होंने गेट खोला। गेट खोलते ही वही ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल ठंडा मौसम। अनीता का तो पहले से देखा हुआ था, कृतिका को बहुत सा अजीब सा लगा, बेचैनी होने लग गई जैसे कृतिका को हो रही थी पहले। जैसे वो आगे बढ़े तो वो पहला रूम आया जिसमें से वो गंध आ रही थी बहुत ज़्यादा। जैसे वो गंध आ रही थी, उन सुरेंद्र सर ने मना कर दिया था कि तुम्हारा इसमें क्या कोई काम नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इन रूम के बारे में मत पूछो। कहीं ना कहीं अनीता को लगा कि मैं एक बार देख लूँ कि इसमें है क्या। तो अनीता ने कृतिका से कहा कि चलो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। तो अनीता आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद में अनीता ने वो गेट खोला। गेट खोलने के बाद में जो अनीता ने मंजर देखा उससे वो हैरान हो गई। अंदर काफ़ी लड़कियों की लाश पड़ी थी, मरी हुई डेड बॉडीज पड़ी थी, और उनका सारा नगन शरीर, सारा नंगी लड़कियां थी। उनके कपड़े पड़े थे, उनकी अंडरगारमेंट्स पड़े थे, कुछ साड़ियाँ वगैरह, कुछ कपड़े बिखरे पड़े थे, और अंदर कई लड़कियों को लिटा रखा था जो कि बिल्कुल नंगी थी। उन्होंने वो रूम बंद कर दिया। थोड़े आगे बढ़े, फिर वो दूसरा रूम आया जिसमें से भी गंध आ रही थी। तो अनीता ने सोचा कि ये रूम भी खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है। तो उन्होंने वो रूम खोला। रूम खोलने के बाद में उन लोगों ने देखा तो उसमें सिर्फ कंकाल पड़े थे, लड़कियों के, लड़कों के कंकाल होते हैं, बिल्कुल बॉडी नहीं है, बिल्कुल कंकाल पड़े थे। उन लोगों को डर लगा उस चीज़ को देख के, तो इन्होंने वहाँ से रूम बंद कर दिया और आगे बढ़े। तो वो इनका रूम आ गया जिसमें पोस्टमार्टम होता है, वहाँ पे कुछ नहीं था। अनीता ने बोला आप जल्दी जल्दी अब आगे चलो, अपने वो फाइल लेनी है। सामने देखा जो हेल्प कैबिन थी उसमें कोई नहीं बैठा था। जैसे ही वो सुरेंद्र सर के रूम में पहुँचे तो उन्होंने बाहर से देखा कि अंदर कोई है तो नहीं। तो उन्होंने थोड़ा सा गेट को खोल के देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और इतनी भयभीत हो गई कि पूछो मत। सुरेंद्र सर अंदर बिल्कुल नग्न अवस्था में एक मरी हुई डेड बॉडी के साथ में संभोग कर रहे थे। संभोग करते करते उन्होंने उस लड़की के जो मरी हुई डेड बॉडी थी उसका सिर फोड़ा हथौड़े से, उसका जो खून था वो अपने ऊपर सारा बिखरा लिया। उनके माथे पे एक टीका लगा हुआ था। थोड़ी देर में अचानक से सुरेंद्र सर की नज़र पड़ी उन गेट पे। उनको कुछ दिखा कि गेट पे कोई खड़ा है। अब अनीता और कृतिका को पता चल गया कि शायद उसने देख लिया है, तो ये जल्दी से एक दूसरे का हाथ छुटवा कर और इधर उधर छुप गए। कोई बेंच के नीचे छुप गई, कृतिका बेंच के नीचे छुप गई, और जो अनीता थी वो जो कफन का कपड़ा था उस कपड़े से खुद को ढक लिया और एक कोने में साइड में छुप गई। जैसे ही बाहर आया सुरेंद्र सर, उसने बोला कौन है यहाँ पे। तो वो जो गार्ड था वो बाहर से कहीं से भागकर अंदर आया। सुरेंद्र सर से पूछा क्या हो गया। तो सुरेंद्र सर ने बोला कहाँ थे तुम्हें मैंने बोला था मेन गेट पे बैठ जाना, अभी यहाँ पे कोई 2 लड़कियाँ थी। तो गार्ड ने बोला नहीं सर कोई नहीं आया यहाँ पे, तो मैं तो गेट पे बैठा था। तो सुरेंद्र सर ने उसको डांटा, तुम शराब के नशे में रहते हो, तुम्हें ये नहीं पता यहाँ पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या बोल रखा है तुझको मैंने, यहाँ पे 2 लड़कियाँ आई थी, मैंने मेरी आंखों से देखा है। तो गार्ड भी सुरेंद्र सर से बोला कि ठीक है सर, अगर लड़कियाँ आई हैं ना तो मौका अच्छा है, हम वो लड़कियाँ ढूंढते हैं और वो उस लड़की को आप मेरे हवाले सौंप देना, उसके साथ में मैं मज़े ले लूँगा। तो सुरेंद्र सर ने बोला ठीक है वो देख लेंगे, पहले उन लड़कियों को ढूंढो। तो उन दोनों ने लड़कियों को ढूंढना शुरू किया। कोई भी चीज़ आगे पड़ी है उसको साइड में पटक दिया और उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में कृतिका ने और अनीता ने देखा कि वो लोग ढूंढते ढूंढते आगे की तरफ निकल गए। तो अनीता ने बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो कफन अपने चेहरे से हटाकर बाहर निकली तो सामने सुरेंद्र सर बैठे थे।
और सुरेंद्र सर एक अलग ही डरावनी स्माइल दे रहे थे। स्माइल दे के बोले, मुझे तो पता था तुम यहीं पे हो। अभी नहीं, मेरे को तो पहले से पता था तुम यहीं पे छुपी हुई हो, लेकिन मैं तो बस सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम अपनी मर्जी से बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं तुमको बाहर नहीं बुलाना चाहता था। इस चीज़ का अंजाम तुम्हारे साथ अब क्या होगा, ये चीज़ तुम देखोगी। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सुरेंद्र सर ने अनीता का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाला और उसको खड़ा किया। खड़ा करके सुरेंद्र सर ने दोनों हाथों से उसके कपड़े सारे फाड़ दिए। फाड़ने के बाद में अनीता को बिल्कुल नग्न कर दिया। नंगी करने के बाद में सुरेंद्र ने और जो वो लड़का था गार्ड, दोनों की नीयत इतनी ख़राब हो गई, दोनों ने उसके साथ बलात्कार करना शुरू किया। और इतनी बारी बारी से उन्होंने बलात्कार किया, इतना दर्दनाक खौफनाक वो मंजर था कि मैं क्या बताऊं। अनीता ने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ सर मेरे को छोड़ दो, मेरे माँ बाप की बहुत सपने हैं, मेरे को वो पूरे करने हैं, आप जो बोलोगे मैं बात मान लूँगी, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को छोड़ दो। लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल भी उसकी एक भी नहीं सुनी। ऐसा हैवानियत का वो मंजर था। उसके साथ बारी बारी से रेप करते रहे, बलात्कार करते रहे। और बलात्कार के साथ साथ उन्होंने उसकी आंखें फोड़ दी, उसका सिर फोड़ दिया कि देख के पता नहीं चल सके कि ये अनीता है। और उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में थोड़ा टाइम बीता। थोड़े टाइम बीतने के बाद में ये लोग उसको बॉडी को दूसरे रूम में रख कर और बंद कर दिया, लॉक कर दिया और ये वहाँ से चले गए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक लड़की और है, कृतिका, जो कि ये सारी चीज़ें देख रही है। जैसे ही उसने देखा कि वो चले गए हैं वहाँ से, ये तुरंत निकली कृतिका और अपने रूम में जाके खुद को लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद में इसको ऐसा सदमा लग गया कि ये रूम भी नहीं खोल रही है, ना खाना खा रही है, ना कुछ बोल रही है, सिर्फ रूम में लॉक कर लिया खुद को। जब कृतिका के दोस्त लोग कृतिका को बोलने आए, रूम खटखटाया, तो सिर्फ अंदर से आवाज़ें आ रही हैं रोने की। ना तो गेट खोल रही है, ना कुछ और कर रही है, बिल्कुल चुपचाप अंदर सदमे में बैठी है। सिर्फ आवाज़ आ रही है कि हाँ अंदर कृतिका है। जब ये रिपोर्ट हॉस्पिटल के हेड तक पहुंची कि कृतिका ने खुद को बंद कर लिया रूम में, तो सारे मेंबर आए, हॉस्पिटल से आए 5-7 लोग, और उन्होंने जब उस पीजी का, उसके रूम का गेट तोड़ा तो देखा उन्होंने कि कृतिका एक कोने में बैठी है अपने आप को दुबक के और सिर्फ रो रही है। उससे पूछा गया क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोल रही है। तो कृतिका के घर पे कॉल किया गया कि आपकी बच्ची ऐसे ऐसे ना किसी से बात कर रही है, खुद को लॉक कर रखा था। तो उसके घर वाले आए, घर वालों ने भी उससे पूछा क्या हो गया, तो किसी को कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ रो रही है। तो कृतिका की मम्मी भी रोने लग गई, क्या हो गया बच्ची को, और उसको वहाँ से घर पे ले गए। घर पे ले जाने के बाद में जब उसमें उसकी हालत में सुधार नहीं आया, डॉक्टर वगैरह को दिखाया, तो उसके किसी रिश्तेदार ने बोला कि ये मुझे कोई डॉक्टर की परेशानी, कोई बीमारी नहीं लगती, किसी बाबा को दिखाओ अच्छे को। कई बार ऐसा होता है कि दवाई से काम नहीं होता, दवा से काम होता है। तो कृतिका के पापा थे, उनके कोई निजी खास एक बाबा थे जो सिर्फ सर पे हाथ रख के या जगह को देख के बता देते थे कि इसके साथ में क्या हुआ है, पहले क्या हुआ था यहाँ पे। तो उन बाबा को उन्होंने घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद में बाबा ने कृतिका को देखा, उसके सर पे हाथ रखा, तो बाबा ने बोला कि इस बच्ची के साथ में बहुत सी चीज़ें गलत हुई और इसके अंदर बहुत बाधा लगती है, और या फिर इसने ऐसा कुछ देखा है जिससे इसको सदमा लग गया है। आप लोग एक काम कीजिए, जहाँ पे ये पहले रहती थी वहाँ से कुछ न्यूज़ निकालिए कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, किस चीज़ का सदमा लगा है। तो इसके पापा ने बोला कि बाबा हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ों का क्या काम है, भूतवादा, वहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा ने बोला देखो मैंने तो बोल दिया आपको, वहाँ से जानकारी निकालो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी और मैं कोई मदद नहीं कर पाऊँगा आपकी। आप चाहो तो फिर डॉक्टर से इलाज करवा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो सिर्फ आपकी भलाई का कहने का मतलब है। आप एक बार जाके वहाँ पे देखो कि क्या हुआ था इसके साथ में, उनसे पूछो। तो इसके पापा ने भी बाबा की बात मानी। इसके पापा, इसकी मम्मी और कृतिका को साथ लेके वहाँ पे पहुँचे।
हॉस्पिटल में पहुँचे, डॉक्टरों से बात की कि इसके साथ में क्या हुआ है, हमें बताओ। तो डॉक्टरों ने बोला कि यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, रूम पे रहती हैं, रूम से सीधा हॉस्पिटल आती है। तो इनके घर वालों को पता था कि इसके साथ में अनीता भी रहती थी। तो उनके माता पिता ने डॉक्टरों से बोला, वहाँ के जो हेड थे उनसे बोला कि वो अनीता कहाँ जो इसके साथ में रहती है, उस बच्ची को बोला, उससे पूछेंगे हम क्या हुआ इसके साथ में। तो उन्होंने बोला कि अनीता तो 1 महीने ही अपने घर पे चली गई, 1 महीने पहले उसके माता पिता यहाँ पे आए थे और उसको लेके चले गए। कृतिका सारी चीज़ें सुन रही थी, लेकिन उसका माइंड सेंस काम नहीं कर रहा था, सिर्फ सदमे में है वो, ना कुछ बोल रही है ना कुछ उससे बोला जा रहा है। तो अब इसके माता पिता और कृतिका सीधे पहुँचे अनीता के घर पे, एड्रेस लिया इनसे और वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँच के इनको पता चला कि अनीता तो वहाँ पे भी नहीं है। जब कृतिका के माता पिता ने अनीता के माता पिता से कहा कि अनीता कहाँ पे है, तो इसके माता पिता ने बोला कि वो तो हॉस्पिटल में है, वहीं पे अपने इंटर्नशिप कर रही है। अब दोनों साइड से ही कन्फ्यूज़न हो गई। इस साइड बोल रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि 1 महीने पहले वो उसको घर पे लेके चले गए। तो जब इसके माता पिता, कृतिका के माता पिता और अनीता के माता पिता दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, शहर में पहुंचते हैं, हॉस्पिटल वालों से बातें करते हैं कि हमारी लड़की कहाँ गई, तुम लोग ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो हॉस्पिटल वालों ने साफ साफ बोल दिया अनीता के माता पिता के तरफ इशारा करते हुए कि आप दोनों लोग यहाँ आए थे और यहाँ से आप अपनी बेटी को लेके चले गए। वहाँ पे साफ साफ लिख दिया। उनके साथ में बहसबाजी हुई। फिर उस बाबा को वहाँ पे बुलाया गया शहर में कि वही अब बता सकते हैं कि क्या था क्या नहीं हुआ। तो उन बाबा को वहाँ पे बुलाया, उस रूम में लेके गए जहाँ पे कृतिका और अनीता रहती थी। वहाँ पे बाबा ने घूमा फिरा, चेक किया, कृतिका के सर पे हाथ रखा। फिर बाबा ने इन लोगों को बताया कि ये लोग कहीं पे घूमने गए थे। घूमने के जाने के बाद में ये रात को नाइट आउट पे निकले थे जंगल की तरफ। वहाँ पे एक शमशान घाट था जहाँ पे एक चिता जल रही थी। वहाँ पे इन लोगों ने कुछ खाने पीने का बनाया है और वहीं पे इन लोगों ने खाया है। वहीं से अनीता के साथ एक आत्मा पीछे पड़ गई। उस आत्मा ने एक ऐसा खेल रचा कि यहाँ पे पहुँचने के बाद में अनीता की शिफ्ट चेंजिंग करवा दी और उसको पोस्टमार्टम रूम की तरफ, जो कि बंद है, उस आत्मा ने ऐसा खेल रचा कि उसकी शिफ्टिंग वहाँ करवा दी। वहाँ पे जाने के बाद में अनीता के साथ में कुछ गलत हुआ और उस आत्मा ने ही बहुत से बलात्कार किया अनीता का, उसके साथ में गलत हरकत की है, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। तो जब सभी लोगों ने उस हॉस्पिटल के हेड से पूछा गया कि आपका पोस्टमार्टम रूम कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि हमारा पोस्टमार्टम जो रूम है वो तो कई सालों से बंद कर रखा है। हमारा जो नया पोस्टमार्टम रूम है वो तो यहाँ से काफ़ी दूरी पे है। तो जब वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने देखा कि पहले वाला जो बंद है वहाँ पे ये लोग पहुँचे, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। उस ताले को खोला गया। कृतिका भी इनके साथ में थी, इसको अंदर ले जाया गया। तो कृतिका जैसी अंदर चलने लगी तो अचानक से वो सेंस में है कि अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, अंदर सब बहुत ज़्यादा डरावना माहौल है, अंदर वो मार देंगे हमें, ऐसे करने लग गई अचानक से। तो ये लोग जो और बाकी के थे वो सारे अंदर गए। अंदर जाके देखा तो उन्होंने देखा कि अनीता की डेड बॉडी पड़ी थी और ऐसी हालत थी कि उसको देख भी नहीं सकते, इतना भयानक मंजर था। जब बाबा ने सारी चीज़ें बताई कि ये सिर्फ एक आत्मा का माया जाल था, उस आत्मा ने ही इसकी शिफ्टिंग करवाई, जो कि यहाँ पे ये पोस्टमार्टम चालू ही नहीं था, ये सारी चीज़ बंद थी, यहाँ पे रूम वगैरह बंद थे, उसी ने माया जाल रचा है। यहाँ पे जो भी लोग थे वो सिर्फ उस आत्मा के दिखाया हुआ माया जाल था और उस आत्मा ने ही अनीता के साथ बलात्कार किया है, इसका रेप किया और इसकी मृत्यु कर दी।